हेलो एवरीवन, GKGS दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे 69th BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका हम कवर करेंगे। सेट ये डी है, सेट डी को हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुकिए, इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर। पहला ऑप्शन है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। तो देखिए उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन जो है ना, भारत, क्वेश्चन ऐसे है, भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। तो देखिए बाबर से पहले से बारूद था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये तो सही लग रहा है, लेकिन देखिए 2 3 4 दो है ऑप्शन में, ये एक में ये 2 है। नेक्स्ट देखिए प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। तो तैमूरिड, तो बाबर जो था वो तैमूर वंश का ही तो कहता था अपने आप को, तो भले उसको मुगल वंश कहते हैं, तो ये भी सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी देखिए 3 और 4 सही है, ठीक है, 3 और 4 सही है। और 2 कह रहा है, 2 3 4 नहीं है ऑप्शन में उपरयुक्त में। तो इसका आंसर जो है ना ए होना चाहिए मेरे अनुसार। और जहाँ तक कि हम ऑफिशियल आंसर की आ ही जाएगा 2-3 दिन में, तो हम फिर उसको भी डिस्कशन कर देंगे। वैसे इसका ए का आंसर डी रखिए, ए 3 और 4 जो है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है देखिए कि कह रहा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूरत को कहा जाता था। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। तो देखिए अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो किसका मंत्री परिषद थी, ये चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर, तो ये तो सबको पता है, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, यह स्थित है अजंता में। कहाँ स्थित है, इसका बी हो जाएगा, अजंता में स्थित है बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये फाहियान हर्ष के शासन काल के नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है कि हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, हुएनसांग जो था, वह हर्षवर्धन के समय आया था। अगर यहाँ पे हर्षवर्धन रहता तो सही हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं, दोनों गलत है, उल्टा दे दिया है इसलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, मैच करने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए मैच कीजिए। चरक किससे रिलेटेड है, चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त किससे रिलेटेड है, मैथ से, गणित से। ब्राह्मण जो रिलेटेड है ज्योतिष से। और विशाखा दत्त रिलेटेड है, विशाखा दत्त जो है वो नाटककार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 6 का डी होगा आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में, यहाँ पे देखिए, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। किसने शुरुआत की, फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत बलबन ने की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो देखिए है दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत। तो देखिए ये जो है इसमें पूर्व भारत और उत्तर भारत में थोड़ा सा डॉट है, तो फिलहाल आप लोग जो है उत्तर भारत लगा लीजिए, ऑफिशियल आंसर की आएगा तो इसको भी क्लियर करेंगे, डी उत्तर भारत।
नेक्स्ट चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बुध के 1854 प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, तो देखिए ये सही है, की थी इन्होंने। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो ये हो जाएगा कर्नाट राजवंश के समय। किसके शासनकाल के दौरान हुआ? कर्नाट राजवंश के समय हुआ। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो 11 नंबर देखिए कह रहा है कि चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी। इसका आंसर डी होगा, राजगिरी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया, एकदम सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, रिपन ने इसको निरस्त कर दिया, ये भी सही है। तो इसका तीनों हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय, पहला ऑप्शन है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये गलत है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 डी होगा। 13 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कह रहा राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा, कामंदका। किसके द्वारा लिखी गई? कामंदक के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है फतुहात ए आलमगिरी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आंसर हो जाएगा 15 का सी, ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई है। फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका। यहाँ पे देखिए चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त के पास भेजा था एक मिशनरी। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार पहली बार अलग हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित कला में स्तूप, चैत्य और विहार। यहाँ देखिए भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये एकदम इजी है, बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप, चैत्य और कला। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी जो है ये एक प्रकार की कढ़ाई है, बी हो जाएगा आंसर। सुजनी क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान, एकदम गलत है, बांका जिला में नहीं है। इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने नहीं की थी, धर्मपाल ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर पूछ रहा है गलत कौन है? क्या पूछ रहा है? गलत कौन है? तो 1 और 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है?
तो देखिए पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी में है, और गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य है राजस्थान में, और भीम बांध भी है बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। बिहार में जो है वो है वाल्मीकि और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हमको 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया। सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। ये भी सही है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त तो सही है, उपर्युक्त तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गंडक नदी का दूसरा नाम, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नारायणी। नेक्स्ट हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के पास। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? आंसर हो जाएगा जमुई, जमुई में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गंडक नदी पर किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 के बाद, एक मिनट, नेक्स्ट हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। हम देख लिए थे 25 नंबर क्वेश्चन कि त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट जो हम 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इस घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त से थे। तो ये भी सही है। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा एक तरह से डी होगा इसका आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये देखिए धारवाड़ चट्टानी प्रणाली, ये देखिए धारवाड़ चट्टानी प्रणाली जो है ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। विंध्यन चट्टान की प्रणाली जो है ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट, सेल इस चट्टान की प्रणाली है। नेक्स्ट देखिए क्वार्टनरी जो चट्टान प्रणाली है ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। उसके बाद है ये तृतीयक चट्टान प्रणाली में जो पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है तृतीयक चट्टान प्रणाली। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो चलिए हम ये देखते हैं मैच में। तो इसका 27, तो देखिए 27 जो है ना ये धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है ए का तीसरा, यानी कि इसका 27 का आंसर हो जाएगा डी, ए का तीसरा मतलब धारवाड़ जो है सबसे पुराने आर्कियन है। बी का चौथा विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट और सेल से बने हैं। और सी का पहला ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है, क्वार्टनरी चट्टान। और तृतीय चट्टान प्रणाली जो है ये डी का हो जाएगा दूसरा, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो इसका जो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें द्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट हम चलेंगे 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित। यहाँ देखिए
90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच पर 0 डिग्री में दोपहर के 12 बजे हों। तो ऑब्वियस सी बात है ये शाम के 6 PM बजेंगे। डी हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। तो ये देखिए सही है। दूसरा कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध, ये गलत है। पेट्रोलियम भंडार, ये भी गलत है, पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और धारबाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये भी गलत है। तो आंसर इसका 30 का ए हो जाएगा। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के पास। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन भी उतना ही ईजी है। कह रहा है कि ग्लोब के 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 179 है। नेक्स्ट है कि 32 नंबर क्वेश्चन कोसी माध्य, यहाँ पे देखिए कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर ऊपर। तो ये हो जाएगा डी होगा आंसर। 32 का आंसर हो जाएगा डी कि इसमें से कोई नहीं जो है औसत ऊंचाई है कोसी, ये कोसी की मैदान से, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से। और 32 के बाद हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पठार पर, यहाँ पे देखिए किस पठार पर, 1 मिनट, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बघेलखंड। क्या हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा बी बघेलखंड। नेक्स्ट हम चलते हैं 34 का। यहाँ पे देखिए 34 नंबर। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो ये आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। किससे नहीं लगा है? अल्मोड़ा से। 1 मिनट, हाँ अल्मोड़ा से ही नहीं लगा है। 30 अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड के तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अल नीनो धारा जो है वो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? कह रहा है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 36 नंबर को कह रहा है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें गलत पूछ रहा है, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा और रवांडा और केनिया से लगती है। तो ये भी गलत है, इसमें शायद ये केनिया से नहीं लगती है, मैप पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा, ये गलत है, युगांडा के जिंजा के पास झील के बाहर से निकलती है, सही है। तो गलत कौन सा है, गलत पूछ रहा है ना, तो 1 और 3 जो है गलत है। तो 36 का आंसर हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 36 का आंसर? सी। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्या कहता है 37 नंबर क्वेश्चन। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट है यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाती है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ये भी गलत है, यहाँ 30 डिग्री होना चाहिए क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो इसका आंसर 37 का सी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट चलते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, मैच करने के लिए है 38 नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे, तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से थे। जैक्स कार्टियर कहाँ से थे, ये फ्रांस से थे। सर फ्रांसिस ड्रेक ये थे पुर्तगाल से। और एक मिनट सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो यूनाइटेड किंगडम से थे, और फर्डिनेंड मैगलन जो थे वो थे पुर्तगाल से। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको मिला लेते हैं। देखिए 38 का ए का देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस, ए का तीसरा इटली से थे। उसके बाद बी का चौथा जैक्स कार्टियर फ्रांस से थे। उसके बाद सी का दूसरा सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो यूनाइटेड किंगडम से थे, और फर्डिनेंड मैगलन जो थे वो पुर्तगाल से थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 38 का आंसर क्या होगा, डी। 38 के बाद हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यूएई के रियासत राज्य है, क्या है यूएई की रियासत राज्य, दुबई, शारजाह, अजमान, जिद्दा, कुवैत, बहरीन, अल कैन, फुजराह, रास अल खेमा, रियाद, दम, ताइफ, दुबई। शारजाह, अबू धाबी, अजमान, फुजराह, दुबई, बहरीन, कुवैत। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजराह, रास अल खेमा। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 40 का, ये नागरी के पास से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है 41 के बाद हम 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क, और एक और है पिछड़ापन एवं संपर्क में शर्म। तीसरा, चौथा है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो ये सभी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार पर के संदर्भ में किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 42 हो गया। अब चलिए हम चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा 44 का डी। ये किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है 44 के बाद यहाँ पे देखिए 44 के बाद 44 के बाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, तो इसमें दिया हुआ धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, अनुसूचित जनजाति। ये हो गया 45 नंबर। अब हम चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, तो ये सबको पता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1964 में होती है। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1925 में, और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है 1984 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना होती है 1998 में। तो देखिए
जो है इसका आंसर हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा डी। 47 का आंसर क्या हो जाएगा डी, तो ये डी हो जाएगा 47 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत, यहाँ पे देखिए, किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने, यहाँ पे देखिए, किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत सदन अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120A क्लॉज 1, 120 क्लॉज 1 ये हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। 48 का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो ये सही है। बी कह रहा है संसद विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली आरंभ किया है, एकदम गलत है, संसद कॉलेजियम प्रणाली नहीं चाहती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज के मामले में के उपलक्ष्य में हुई थी, तो ये गलत है, PN भगवती यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा, सही पूछ रहा है ना, तो 1 और 3। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 49 का। 1 मिनट हम देखते हैं कौन सही है, सही पूछ रहा है, तो 1 सही है और संसद 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी होगा, आंसर सी होगा, 1 और 3 सही है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। और नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। तो हमने देख लिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सही है। दूसरा कह रहा है इसने संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ये गलत है। तीसरा कह रहा है इसने नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, 43A और 47, तो 47 शुरू से ही था, तो ये गलत है। 3 गलत है और 2-3 गलत है। इसने देखते हैं, चौथा देखते हैं कि इसने राष्ट्रपति के चुनाव, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया, तो देखिए ये भी जो है ये सही है। तो 1 और 4 सही है, 2-3 गलत है, तो गलत पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। देखिए शोधन अक्षमता ये तो जो शोध कर, जो मतलब कि ये पहला जो ऑप्शन है ना ये गलत है। शोधन अक्षमता का तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो असमर्थ हो जाता है। तो 51
नंबर क्वेश्चन देखिए। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जबकि देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। देखिए इसमें भी उल्टा दे दिया है, दिवाला कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है। वो तो दिवाला तो वो हो जाता है ना, कंपनी जब अपना पैसा देने में असमर्थ हो जाती है, मतलब बैंक का लोन देने में, तो वो दिवाला हो जाती है। तो कानूनी प्रक्रिया नहीं है ये। तीसरा है शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष। देखिए ये उल्टा दे दिया है, यहाँ पे होगा शोधन अक्षमता एक निष्कर्ष है जबकि दिवाला शोधन अक्षमता एक निष्कर्ष है जबकि दिवाला एक अवस्था है। तो ये जो है तीसरा भी गलत है। चौथा हम देखते हैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो ये 4 नंबर सही है। तो इसका 51 का आंसर देखते हैं कौन हो जाएगा। तो सही पूछ रहा है, यहाँ पे सही पूछ रहा है, तो ये 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। 51 का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हम देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1956 में। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, यहाँ पे देखिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पेशकश करती है। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। गलत है, इसमें ना आवेदकों को बांटा नहीं गया है वैश्विक और घरेलू में। नेक्स्ट ऑप्शन है यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये गलत है, यहाँ पे 4 से 6% होना चाहिए, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट चौथा देखिए PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे। ये भी सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है उपरयुक्त में से कौन सा गलत है। यहाँ पे देख लीजिए गलत पूछ रहा है ना, तो हम देखे थे 4 सही है, तो 4 सही है, तो A नहीं होगा, D नहीं होगा। अब हम देखते हैं A D छोड़ के B और C में, तो गलत पूछ रहा है। तो देखिए पहला सही था और चौथा सही था, यानी कि 2 और 3 गलत है। इस योजना में आवेदक 2 श्रेणी में नहीं बांटा गया। यहाँ पे देखिए 8, यहाँ जो दिया है 8%, ये भी गलत है, ये गलत है, 2 और 3 गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा C, यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो आप लोग टिक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर C होगा। ओके, अब हम चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह खान मंत्रालय के दायरे के एक के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये गलत है, ये खान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। यह योजना CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास करती है। तो ये सही है। आगे है CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स, ये गलत है। नेक्स्ट है इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो हमने देख लिए 1 और 3 गलत है। चौथा योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत हो जाएगा, 1 मिनट, गलत हो जाएगा 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा A, 1 और 3, यानी 54 का आंसर जो होगा A हो जाएगा। तो टिक कर लीजिए, A हो जाएगा 54 का आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में
किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। हमने देखिए कि एक सही है, दो गलत है। तीसरा आगे कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा है निम्नलिखित में इसमें से सही पूछ रहा है। तो तीसरा देखते हैं राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, तो ये भी सही है, 3 भी सही है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, ये भी सही है। हमने देखे 4 भी सही है, 3 भी सही है और 2 गलत था, 1 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का एकदम 55 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। तो 1 मिनट, ये आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, करा निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकते हैं। 56 का देखिए, मंदी में योगदान क्या करेगा, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव है, ये गलत है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, तो ये जो है करा कौन सा सही है, ये सही है। कह रहा है मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है। नेक्स्ट है कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, तो कुल मांग और 56 जो है ये कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्योंकि अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो लोग जो है कम खरीदेंगे, कम डिमांड रहेगी। नेक्स्ट है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, तो ये नहीं होना चाहिए, 56 है, ये गलत है। तो देखिए इसका आंसर 2 और 3 है, यानी ए सही है। 56 का कौन सा सही है, ए सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में प्रथम विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। तो देखिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन इसमें से कौन करता है। तो देखिए पहला कह रहा है निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, तो ये सही है। अब देखिए एक किस में है, तो एक वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दो वाला सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी गलत है। किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसा थोड़ी ना होगा, किसी में ना तो किसी में कम ज़्यादा तो हुआ ही होगा। नेक्स्ट है चौथा कह रहा ऑप्शन कि कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो ये भी सही हो सकता है। तो देखिए इसमें 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सही पूछ रहा है उत्तर, तो 2 और 4 जो है सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो गया जिले की वर्तमान जनसंख्या है 5,98,000। गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 5,98,000। नेक्स्ट हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है केंद्र सरकार गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ए है व्यय कृषि पर होता है, बी है व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, सी है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर योजना व्यय, देखिए ये हो जाएगा ब्याज भुगतान पर। देखिए ब्याज भुगतान जो सरकार पे करती है ना, ये कोई योजना नहीं बनाती है सरकार, तो ये जो होगा गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आ जाएगा। तो 59 और 60 नंबर क्वेश्चन जो है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पे कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है,
तो ये सत्य नहीं है, तो आंसर इसका 60 का आंसर हो जाएगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए है, महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो 61 का ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है इसका, वो कह रहा है कि वित्तीय वर्ष, एक मिनट, ये कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। नेक्स्ट तीसरा कह रहा है पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 61 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निरंतर निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो देखिए पहला कह रहा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, दूसरा कह रहा है सोना, तीसरा कह रहा है विशेष आहरण अधिकार SDR, चौथा है आरक्षित किस्त स्थिति। तो इसमें जो हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। ये विदेश आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, और आरक्षित किस्त स्थिति ये शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। 62 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पत्ति के नियम के बारे में। यहाँ पे देखिए, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। तो ये सही है। दूसरा कह उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है उत्पत्ति का नियम का उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ये भी सही है। उनका महत्व यानी उत्पत्ति के नियम का महत्व इस तथ्य से प्रभावित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हम चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए कह रहा है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। गलत है, 10,000 पे नहीं है, 1 लाख पे है, तो यह गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, तो ये सही है, दूसरा सही है। तीसरा देखिए कह रहा है वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर कितना थी? 30 थी। और चौथा कह रहा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर राज्य था। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 64 का आंसर, एक तो पक्का गलत है, तो ये दोनों नहीं होगा। अब 2, 3, 4 और 2, 3, ठीक है। तो 2, 3, 4 में 2, 3, 4 ही लगा लीजिए, और ये 2 और 3 तो 100% सही है। और इस डेटा को थोड़ा देखना होगा, और ऑफिशियल की आंसर की आएगी तो उसमें देख लेंगे। तो या तो इसका बी होगा, या फिर ए होगा, या फिर बी होगा, यही दोनों में से होगा। 64 हो गया। अब चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या, यहाँ पे देखिए क्या है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को,
कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। देखिए एक पूरी तरह गलत है, तो एक जो है वो नहीं होगा, डी काट दिए, ए काट दिए। अब हो गया 3 और 4, केवल 4। तो देखिए 3 में है कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, तो ये भी होगा। 4 में देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं को वृद्धि करने में, ये भी होगा। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। 65 का आंसर क्या होगा, तो 65 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन, 1937-38 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये है ए जयप्रकाश नारायण, बी स्वामी सहजानंद, सी पीर अली खान और डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और मिंटो मार्ले सुधार 1909 में। तो देखिए इसका कौन सा सही हो जाएगा। होम रूल सबसे पहले क्या हुआ था इसमें, सूरत विभाजन 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, ए हो जाएगा। 67 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है। देखिए शस्त्र अधिनियम से लॉर्ड लिट्टन संबंधित हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी संबंधित हैं, स्ट्रेची कमीशन से भी ये संबंधित है, इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। तो इसका 68 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पे देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये किया गया था इलाहाबाद की संधि पर, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1632 में किया था। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो देखिए भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सबसे पहले महात्मा गांधी ने अहमदाबाद हड़ताल में प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ देखिए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो देखिए श्री कृष्ण सिंह जो हैं वो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चंपारण जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। तो इसने चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी, ये बी सही है। 73 का बी सही है। अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। तो 74 नंबर क्वेश्चन ये रहा, मैच करने के लिए है, तो हम मैच करते हैं। भारत सेवक समाज ये किन से संबंधित है, गोपाल कृष्ण गोखले से। तत्वबोधिनी सभा किससे संबंधित है, देवेंद्रनाथ टैगोर से। और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय से। तो इसमें देखिए ए का दूसरा हो जाएगा 74 में, ए का दूसरा, बी का हो जाएगा, बी का तत्वबोधिनी सभा पहला, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 74 का आंसर क्या होगा, डी होगा, लगा लीजिए। 74 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। यहाँ पे देखिए
अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ऑप्शन में दिया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। तो ये हो जाएगा कर्नाटक की थी। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी कहाँ की थी? तो ये कर्नाटक की थी, सॉरी, ये याद रखिएगा, कर्नाटक की थी अम्बाबाई, ये स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो देखिए ये इसमें जो आंसर है जे एंड्रयू, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी एबीजे अलेक्जेंडर, पी लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो ये विचार थे लाला लाजपत राय के। तो आंसर इसका 77 का आंसर बी हो जाएगा। ये लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है, जो ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाएगी। तो ये जो है लाला लाजपत राय का कथन है। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये आंसर हो जाएगा एक कराची अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में कौन से कारण थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठ था। दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार का वह रोसैया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसमें दिया हुआ मीर बकबाल, बटक मियाँ, मुजफ्फर अहमद, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी बटक मियाँ। किसने किया था, किसने बचाया था महात्मा गांधी जी की जान? तो ये बचाए थे बटक मियाँ ने। अब देखेंगे हम 81 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ है, तो हम इसको बोल देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए 81 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए। 82 का आंसर हो जाएगा 82 का आंसर हो जाएगा सी स्नोबेरी जूते। और 83 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 83 का आंसर होगा 83 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 83 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 84 का जो आंसर होगा यहाँ पे देखिए 84 का आंसर हो जाएगा ए 77। और 85 का आंसर होगा, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए 85 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 86 यहाँ पे देखिए 86 का आंसर हो जाएगा ए। 86 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 87 का आंसर बी होगा और 87 का आंसर बी होगा। उसके बाद 88 का आंसर होगा, यहाँ पे देखिए 88 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 88 का आंसर सी होगा। और 89 का आंसर होगा 89 का जो आंसर होगा वो यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा। 89 का आंसर बी हो जाएगा। और 90 का आंसर हो जाएगा 90 का भी आंसर बी होगा। 90 का आंसर यहाँ पे देखिए 90 का भी आंसर बी होगा। अब चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो कोबरा, पाइथन, स्क्रिल, जावा, ये सभी जो है कंप्यूटर भाषाएं हैं। 91 के बाद हम देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जीपीटी का पूर्ण रूप हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र। तो 92 का क्या हो जाएगा सी
जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र जो है ChatGPT का फुल फॉर्म है GPT का। नेक्स्ट है 92 हो गया। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से जीव के स्वाद नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन से जीव के स्वाद नहीं है 93। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो इसमें जो है देखिए मसालेदार जीव का स्वाद नहीं है। 4 और 7 इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। कितना 94 नंबर क्वेश्चन। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में सुमेलित करिए, मतलब सुमेलित करने के लिए है कौन कौन सही है। तो यहाँ पे करा एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार ये गलत है। इनसोम्निया खाने की विकार ये भी गलत है। डिस्पनिया सांस की तकलीफ ये सही है। एनोस्मिया गंध एवं की आंशिक या पूर्ण हानि ये भी सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 3 और 4। 94 का आंसर हो जाएगा ए। 94 के बाद हम देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो देखिए 95 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए, घूमते न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, घूमते न्यूट्रॉन तारे। तो 95 का आंसर हो जाएगा ए। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 हो गया, बी हो जाएगा 96 का। 97 देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर का नाम केवलर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है HMX का पूर्ण रूप क्या है। तो HMX का पूर्ण रूप है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो 98 का जो आंसर हो जाएगा ये बी, केवल एक। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव जो है ये HMX का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट हम चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो ये जो होगा सी, ऑप्टिमस। क्या नाम है, ऑप्टिमस। नेक्स्ट हम देखेंगे 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन। मैनहट्टन परियोजना क्या है। ये देखिए मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो इसका आंसर जो होगा ये दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी नहीं है, ये न्यूयॉर्क सिटी का एक रियल एस्टेट नहीं है, एक प्रसिद्ध थीम पार्क नहीं है। यह है डी, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। तो इसका 100 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 100 के बाद 101। यहाँ पे देखिए 101 का जो यहाँ पे है इसको हम ऊपर करते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के द्वारा, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। ए करा वक्रता केंद्र पर, बी करा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सी करा वक्रता केंद्र से परे, डी करा फोकस पर। तो आंसर ए होगा वक्रता केंद्र पर, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम है 102। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 102 फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है। गलत। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये भी गलत। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सही। 102 का आंसर हो जाएगा सी, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है बिलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसको जो है रसायन में जाना जाता है विलय की सांद्रता। किस रूप में जाना जाता है, विलय की सांद्रता के रूप में। 103 का आंसर हो जाएगा बी, विलय की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन। कोविड टीकाएँ, यहाँ पे देखिए कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं। पहला है एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, दूसरा है SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिरहित टुकड़ा प्रवेश करा के,
सी है SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, डी है जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। तो देखिए 104 का जो आंसर हो जाएगा इसमें 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन का। 104 के बाद है 105 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नींबू का रस, संतरे का रस, नमकीन पानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डी हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? DNA डबल हेलिक्स, यहाँ पे देखिए DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन में है रोजर फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, लिनस पॉलिंग, ग्रेगर मेंडल, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो ये डी की गई जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट हम चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो इसके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परीक्षण के बल का अनुभव होगा, अलग अलग त्वरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। बी हो जाएगा 107 का। नेक्स्ट हम देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ए है शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट कर, ये नहीं होगा। वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। तो 108 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर होगा बी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। सी करा सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन, नहीं होगा। किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा के, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है? नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्र तल का फैलाव, ये नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो ये हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। डी हो जाएगा 111 का आंसर, डी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के द्वारा। एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं? ट्रांसफार्मर के द्वारा। नेक्स्ट जो है धारा घनत्व होता है, यहाँ पे देखिए 113 नंबर क्या है? ए बीमा विहीन, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो देखिए 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक सदिश राशि, बी होगा इसका आंसर। धारा घनत्व जो होता है एक सदिश राशि होता है। 13। अब क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पे सबसे अधिक उपयोगी है? यहाँ पे दिया रासायनिक संरचना, आणविक लक्ष्य, औषधीय प्रभाव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी होगा आणविक लक्ष्य। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, आणविक लक्ष्य के आधार पे उपयोगी होती है। निम्नलिखित में है कौन सा, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ए है विषमांगी उत्प्रेरक, बी है समांगी उत्प्रेरक, सी है उत्प्रेरक वर्धक, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, प्रतिक्रिया के दर को कोई धीमा नहीं करता है। नेक्स्ट है इसमें आगत और निर्गत तंत्रिकाएँ मिलती है। आगत और निर्गत तंत्रिकाएँ कहाँ मिलती है? 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से किसी में आगत और निर्गत तंत्रिकाएं नहीं मिलती है, हृदय या तंत्रिका तंत्र या यकृत। तो इसका आंसर 116 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो जो ये है ऑप्शन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इस तीनों में से इसका आंसर 117 नंबर जो है क्वेश्चन का आंसर जो है 1, 2, 3 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 118 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैसिनी ह्यूजेंस किससे संबंधित है। ये शनि से संबंधित है। जूनो जुपिटर से संबंधित है। उसके बाद आर्टेमिस जो है ये चंद्रमा पर आर्टेमिस जो है ये मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक ये है। और बेरिटास जो है ये शुक्र से संबंधित है। तो इसको मिलाइए, ए का हो जाएगा दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला। तो इसका आंसर डी होगा। सी का चौथा, सी आर्टेमिस चौथा और डी का तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 119 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए ये रहा 119 नंबर क्वेश्चन और 190 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसको हम रीड करते हैं, मैच करने के लिए है। कह रहा है कि लिनेन हमको किससे प्राप्त होता है। ये सन के पौधा से प्राप्त होता है। जटा कॉयर ये प्राप्त होता है नारियल के पौधा से। मोहायर प्राप्त होता है अंगोरा बकरी से। और डाउन जो है ये बत्तख और गीज के पंख से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का, इसमें देखिए ए का कौन सा है? दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा आंसर? 119 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियाँ टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसिटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोर्सिस NCC कहा जाता है। तो इसका दोनों सही है। इसका आंसर 120 का आंसर हो जाएगा ए। 120 का आंसर क्या होगा? ए, दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज़ के पोतावशेष की दौरान यात्रा के दौरान फट गई थी। तो इसका नाम टाइटन है। सी हो जाएगा आंसर। 121 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन मैच करने के लिए है, तो मैच कीजिए। देखिए बेरेट क्या है? तो बेरेट जो है महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। 122 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बेरेट है एक प्रकार की टोपी है। बेरेट क्या है? एक प्रकार की टोपी है। 122। उसके बाद देखिए एस्टिलेटोज क्या है? बी का एस्टिलेटोज है महिलाओं के जूते का एक प्रकार। उसके बाद एविएटर्स क्या है? एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप चश्मा है। और चिमनोन क्या है? यहाँ पे देखिए सी है चिमनोन, ये जो है एक प्रकार का केश विन्यास है। और ब्रॉग जो है पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 122 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हम देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन का। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में साक्षात्कार कहाँ दिया? तो उन्होंने एथेंस में साक्षात्कार दिया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 123 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो देखिए पहला जो है फ्लाशिंग मेडोज
फ्रेंच ओपन, ये गलत है। उसके बाद वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी महिला हैं, ये सही है, ये गलत है। उसके बाद है कि रोलेड गैरोस यूएस ओपन, ये भी गलत है। ऑस्ट्रियन ओपन डाफने अखुर्स्ट मेमोरियल कप, ये भी सही है। तो 2 4 सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 124 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हम देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण STSI का कार्य पूरा किया? यहाँ पे 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य पूरा किया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 576। कितनी भाषा था? 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं हम 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया? तो ये कौन सा था? तो ये तमिलनाडु राज्य था। 126 का आंसर डी हो जाएगा। ये गिद्ध संरक्षण के लिए जो शुरुआत की थी तमिलनाडु राज्य थे। नेक्स्ट है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय, यहाँ पे देखिए 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के लिए राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ये छोड़े गए थे नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में। किस में छोड़े गए थे? 27 का डी हो जाएगा, नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। तो 27 हो गया। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ये जो है USA ने घोषित किया है। 128 का आंसर हो जाएगा डी। USA ने जो है फिर से भारत को अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा ISASF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो 129 का आंसर हो जाएगा सी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो 130 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रेड 6। किस पे जोर देती है? ग्रेड 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन करा दुनिया के पहले पादप परागणकों, यहाँ पे देखिए दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलियार डेम्बिस कहा जाता है, टिलियार डेम्बी जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए हैं? आंसर इसका होगा रूस। कहाँ पाए गए हैं? 133 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, रूस में पाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? यहाँ पे देखिए सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बी, आंसर महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? 135 का आंसर हो जाएगा बी, घोड़ा के बारे में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये आंसर ए हो जाएगा, इंडिया गेट जो है धरोहर स्थल नहीं है, बाकी लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन। 136 के बाद 137 हम देखेंगे। कह रहा है कि 137 नंबर पर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन। तो 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बना है? तो ये बना है 1975 में। तो 138 का आंसर हो जाएगा 138 का आंसर होना चाहिए बी, जो बना है 175 में बना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 139 का
यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो ये पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा जो है ये सबसे महंगी है। तो 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार ने किस वर्ष, यहाँ पे देखिए तो बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो इसका आंसर जो है 2024 दिया हुआ है, वैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी तो इसको हम मिला लेंगे। और इसमें जो है 2030 दिया हुआ है, किसी में 2047 दिया हुआ। तो देखिए ये जो है ऑप्शन जो है इसका 2024 रहने देते हैं, बाकी जो है वो मिला लेंगे जब ऑफिशियल का आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 144 का विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उन्होंने 68 वर्ष तक शासन, गलत है ये। उन्होंने 72 वर्ष, ये भी गलत है। उन्होंने 66 वर्ष, ये भी गलत है। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, तो ये सही है, डी हो जाएगा। 145 का आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है गुजरात में आयोजित डी एक्सपो 2022 का विषय क्या था। तो डी एक्सपो 2022 का विषय था गौरव का मार्ग, ए हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थांडी म्यूट महोत्सव, यहाँ पे देखिए थांडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। कहाँ मनाया जाता है, म्यांमार में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, ये गलत है। 148 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कह रहा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, ये भी सही है। नेक्स्ट है यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 148 का आंसर सी होगा, ये सही है। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन ये है कि नेट मीटरिंग में कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। यहाँ पे देखिए शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना, शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना गलत है। एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, तो ये सही है, बी। घरों की ये भी गलत है, मोटर कारों ये भी गलत है। तो इसका 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि मेजेंटा जो है किससे मिलकर, इसको मैच करने के लिए 150 नंबर क्वेश्चन मैच करने के लिए है। देखिए मेजेंटा है लाल और नीला कलर, ठीक है, और टील जो है ये नीला, हरा और सफ़ेद, इसको टील बोलते हैं। और सी जो है ये मोव जो है नीला, लाल और सफ़ेद, मोव है नीला, लाल और सफ़ेद। और सियान जो है ये हरा और नीला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 150 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और हम फिर से इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वीडियो हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर हमने सेट बी और सी कवर कर दिए, ये सेट डी था, इसको भी हमने कवर कर दिया। अब हम सेट ए कवर कर देंगे। तो जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।